अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का लेक्चर रॉन्ग और क्राइम की डेफिनेशन और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमारे एलएलबी के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। जैसे हमारे एलएलबी पार्ट वन के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, वो इंट्रो टू फिलोसफी ऑफ लॉ में भी पढ़ते हैं। पार्ट थ्री के स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को लॉ ऑफ टॉट्स में भी इसको डिस्कस करते हैं, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में भी डिस्कस करते हैं, प्लस पाकिस्तान पीनल कोड में भी इसको अंडर डिस्कशन रखा जाता है। इसके अलावा हमारे जो क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये एक अहम टॉपिक है। सो ये लेक्चर जो है दिस विल बी इक्वली हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको इससे इससे पहले कि मैं आपको डिफाइन इनकी इनकी डेफिनेशन दूं रॉन्ग की और क्राइम की, मैं आपकी थोड़ी सी बेस बनाना चाहती हूँ। बीइंग द सिटीजन्स ऑफ अ स्टेट, हम मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स करते हैं। हमारे कुछ एक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, करेक्ट होते हैं, लॉ के मुताबिक होते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, रॉन्ग होते हैं। हम अपने इन रॉन्ग एक्ट्स को फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमारे एक्ट्स हैं दे मे बी डिवाइडेड इनटू गुड एक्ट्स एंड बैड एक्ट्स। और फिर जो बैड एक्ट्स हैं, जो रॉन्ग एक्ट्स हैं, दे मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वो एक्ट्स, वो हार्मफुल एक्ट्स, नेगेटिव एक्ट्स जिनके जिनके करने से जिनके नेगेटिव असरात जो हैं वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स को ही डिस्टर्ब करते हैं या इफेक्ट करते हैं। और कुछ एक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं, नेगेटिव एक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं बल्कि वो पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं। अब ऐसे नेगेटिव या ऐसे रॉन्ग एक्ट्स जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स को डिस्टर्ब करते हैं या उनके लिए ही सिर्फ हार्मफुल होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये सिविल रॉन्ग्स हैं। जैसे फर्ज करें मैंने मिस्टर ए के साथ एक एग्रीमेंट किया अकॉर्डिंग टू विच आई हैव टू सप्लाई राइस टू मिस्टर ए, और उसके बदले में मिस्टर ए ने मेरे अकाउंट में पैसे उसके ट्रांसफर करने थे, मैंने सप्लाई दे दी। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसे सप्लाई दे दी, लेकिन मिस्टर ए ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचाए। अब मिस्टर ए कमिटेड ब्रीच ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट, उसने एक ब्रीच कमिट की और मेरा स्टेट लॉ जो है वो मुझे इसके लिए पूरा राइट देता है कि मेरे चूंकि सिविल राइट की वायलेशन हुई है, सो मैं सिविल लॉ के तहत मैं कोर्ट में जा सकती हूँ, सिविल कोर्ट में जाऊंगी और वहां पर मैं एक सूट फाइल करके मैं मिस्टर ए के खिलाफ मैं रिलीफ जो है ले सकती हूँ, रेमेडी ले सकती हूँ। अब ये जो एक्ट जो है मिस्टर ए का, ये जो रॉन्गफुल उसका एक्ट है, इसने इफेक्ट किया सिर्फ मुझे। अगर मेरे साथ कुछ और लोग भी होते, दो या तीन होते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उनको दो या तीन उन लोगों को ही उनको सिर्फ इफेक्ट किया। इसका असर जो है पूरी सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ा, मतलब होल ऑफ द सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी हैज नो कंसर्न विद दिस वायलेशन। क्या हमने ये वायलेशन हुई है तो दूसरी उस पूरी सोसाइटी को इससे कोई गरज नहीं है। दूसरी तरफ देखें, वो रॉन्गफुल एक्ट जो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, इनके मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं। जैसे फर्ज करें कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया। अब मिस्टर ए अगर मिस्टर बी का मर्डर करता है तो पूरी सोसाइटी के ऊपर इसका असर पड़ता है। आपको पता है कि इस तरह के एक्ट्स अगर होते हैं तो आज भी अगर किसी जगह पर खुदा ना खास्ता मर्डर होता है या किसी जगह पर कोई इस किस्म का काम होता है तो पूरी सोसाइटी हिल के रह जाती है। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, एक फीलिंग आती है कि शायद परहैप्स आवर लाइव्स आर नॉट सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन द स्टेट। तो ये जो चीज है ना, ये इंसानों को परेशान करती है। किसी जगह पर रेप होता है, पूरी सोसाइटी हिल के रह जाती है। तो इस किस्म के एक्ट्स जो पूरी सोसाइटी को, कम्युनिटी एट लार्ज को वो डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए नुकसानदेह होते हैं, उन पर अपने नेगेटिव असर छोड़ते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये क्राइम। अच्छा, फिर क्राइम के हवाले से एक कन्फ्यूजन मैं आपकी और भी दूर कर दूं। बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसके उनके ज़हनों में ये बात आती है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि एक चीज़ एक स्टेट के अंदर क्राइम होती है, दूसरी स्टेट के अंदर वो क्राइम नहीं होती। इसकी वजह ये है कि हर सोसाइटी में जो लॉ मेकर्स होते हैं, हर स्टेट के अंदर जो लॉ मेकर्स होते हैं, व्हाइल मेकिंग द लॉ, व्हाइल इनेक्टिंग द लॉ फॉर द कम्युनिटी, वो इसके लिए ये देखते हैं कि लोगों का अपना टेम्परामेंट क्या है और वो कौन सी चीज़ है जो पूरी सोसाइटी को हिला के रख देगी। वो उस क्राइटेरिया, लोगों की लाइकनेस, डिसलाइकनेस और लोगों की जो है ना उनकी उनकी ख्वाहिशात, उनकी डिज़ायर्स को सामने रखते हुए लॉ मेकिंग करते हैं। और इसी हिसाब से ये फैसला किया जाता है कि कौन सा
wrongful act जो है that will be kept in the category of wrong and कौन सा है जिसको हम रखेंगे क्राइम की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अब दुनिया के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के इस हवाले से जो है वो हमें हालात मिलते हैं। जैसे अगर देखिए जिस्म फरोशी का काम है, अगर आप बैंकॉक और थाईलैंड जैसे मुल्कों में देखें तो वहाँ पर जो है ये क्राइम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये क्राइम है, क्योंकि हमारे तो जो है बल्कि 99% बल्कि 100% जो हमारी हमारी जो पॉपुलेशन है, उनकी ये सोच है कि इस किस्म का काम जो है नहीं होना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सो इस ये हमारे नज़दीक क्राइम है और इसके लिए स्फीयर पनिशमेंट भी उसी हवाले से उसी हिसाब से इसके लिए पनिशमेंट रखी गई। क्राइम की पनिशमेंट हमेशा स्फीयर होती है, मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा इसी तरीके से ड्रिंकिंग है, हमारे यहाँ जो है ड्रिंकिंग वो प्रोहिबिटेड है और वो क्राइम है, लेकिन दुनिया की बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वो बिल्कुल भी क्राइम नहीं। तो ये सोसाइटी के लोगों के टेम्परामेंट को सामने रखकर, उनकी डिज़ायर्स को सामने रखकर जो लॉ मेकिंग करते वक़्त ये देखा जाता है कि किस चीज़ को क्राइम की कैटेगरी में रखना है और किसको रॉन्ग की कैटेगरी में। अगर हम सिविल जो है जो सिविल रॉन्ग्स हैं, उनके साथ उनको जो है सिविल लॉ के तहत जो है उनके बारे में सिविल लॉ उनको डिफाइन करता है, उनके लिए वो रेमेडी देता है और सिविल लॉ उनको डील करता है। मैं ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बताती चलूँ कि सिविल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉ। वैसे तो मैंने आपको सिविल लॉ की डेफिनेशन मेरी जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की वीडियो है आप उसको देखिए, उसके अंदर मैंने सिविल लॉ की डेफिनेशन आपको दी है। लेकिन वंस अगेन मैं आपके ज़हनों में उस चीज़ को रिफ्रेश करना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी सिविल लॉ क्या है? अ बॉडी ऑफ लॉ। अब जब बॉडी ऑफ लॉ कहा जाता है ना, तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ लॉ। ये कवानीन का एक ऐसा मजमुआ है इम्पोज्ड बाय द स्टेट, जिसको स्टेट इम्पोज करती है, स्टेट बनाती है, स्टेट इम्पोज करती है टू redress civil wrongs by declaring the rights of the parties। और इसको जो है स्टेट इसको इम्पोज करती है और इसको इस तरह इसलिए इम्पोज किया जाता है कि वो पार्टीज वो लोग जिनके सिविल रॉन्ग्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, जिनको हार्म पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, उन लोगों को रिड्रेस किया जाए, उनके राइट्स उनको वापस दिलवाए जाएं, ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं और इस तरह से उनके राइट्स की वायलेशन की सूरत में उनको रिड्रेस किया जाए, उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करें तो क्रिमिनल लॉज भी एक बॉडी ऑफ लॉ है, यानी कवानीन का एक मजमुआ है जो लॉ को डिफाइन भी करता है, जो लॉ की जो है ऑफेंडर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, इस चीज को भी वो जो है वो बताता है। इसके अलावा ऑफेंडर्स का को जो है वो चार्ज उसके ऊपर कैसे उसको लगाना है, कैसे उसका ट्रायल होना है और इन सारी चीजों फाइनली फिर उसको कैसे कन्विक्शन देनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिस्कस की जाती हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। और सिविल लॉ के अंदर ये देखा जाता है कि सिविल राइट्स जो हैं वो लोगों को उनको कैसे इंश्योर करना है कि ये उनको मिले, उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। अच्छा इसके अलावा जो सिविल और क्रिमिनल साइड पर जो एक केस को फाइल करने का तरीका और जो बाकी सारा प्रोसीजर है वो भी टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि सिविल साइड पर हमारे पास दो पार्टीज होती हैं। एक वो पार्टी जिसके सिविल राइट्स डिस्टर्ब हुए हैं, वो पार्टी कोर्ट में आती है जब उसके सिविल राइट्स की वायलेशन होती है। वो कोर्ट में आके वो एक जो रिटन फॉर्म में अपनी जो कंप्लेंट देती है। अब रिटन फॉर्म में मैंने बहुत सादा लफ्जों में आपसे कहा, वो अपनी कंप्लेंट कोर्ट के सामने पेश करती है इन रिटन फॉर्म विच इज नोन एज प्लेंट। प्लेंट उसको कहा जाता है लीगल टर्मिनोलॉजी में। और वो शख्स, वो पार्टी जो ये प्लेंट पेश करती है जिसके सिविल राइट्स मुतासिर हुए हैं, जो एग्रीव्ड पर्सन है, मुतासरा शख्स है, इसको हम अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ ये प्लेंट वो फाइल करती है, यानी जिसके बारे में उसको कंप्लेंट है कि ये शख्स है जिसने मेरे सिविल राइट्स को डिस्टर्ब किया, इसको हार्म पहुंचाया है, उस शख्स को हम कहते हैं डिफेंडेंट। और डिफेंडेंट को जब बताया जाता है, जब जब प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है अपनी प्लेंट पेश करता है, तो फिर कोर्ट डिफेंडेंट को उसको कोर्ट में कॉल करती है, समन उसको करती है और फिर उससे उसका उसका मौक़िफ़ जाना जाता है और फिर वो जो अपना जो स्टेटमेंट है वो भी रिटन फॉर्म में देता है, व्हिच इज़ नोन एज़ रिटन स्टेटमेंट। लीगल टर्मिनोलॉजी में उसको रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है, उर्दू में इसको कहा जाता है जवाब-ए-दावा। यानी जो दावा किया है, जो क्लेम किया है, जो प्लेंट पेश की है प्लेंटिफ ने, उसका जो रिटन जवाब जो है वो फिर डिफेंडेंट देता है। अच्छा इसी तरीके से जो हमारे क्रिमिनल साइड पर सिचुएशन ये होती है कि वो शख्स
जिसका जिसका नुकसान हुआ है। लेकिन क्रिमिनल क्रिमिनल में मैं आपको सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। क्रिमिनल साइड पर हमारी जो स्टेट होती है वो मुकम्मल तौर पर इन एक्शन होती है, वो इन्वॉल्व होती है। क्रिमिनल केस जो है दैट इज़ प्रोसिक्यूटेड इन द नेम ऑफ द स्टेट। वो स्टेट ही की तरफ से, स्टेट ही के नाम से, यानी रियासत बनाम सो एंड सो, वो रियासत की तरफ से केस जो है वो लड़ा जाता है। और किसके खिलाफ लड़ा जा एक्सक्यूज़ मी, किसके खिलाफ लड़ा जाता है? उस शख्स के खिलाफ जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने कोई गलत काम इसने किया है या इसने कुछ जो है कोई कोई क्राइम इसने कमिट किया है, इल्ज़ाम है सिर्फ़। और उसको हम अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एक्यूज़्ड। एक्यूज़्ड से मुराद मुल्ज़िम, वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ही हैज़ कमिटेड सम क्राइम। और जो अगर वो साबित हो जाता है फिर केस चलने के बाद, अगर ये साबित हो जाता है कि वाक़ई इसने ये क्राइम कमिट किया है, तो फिर हम उस शख्स को जो है फिर वो ऑफेंडर डिक्लेयर होता है, फिर वो क्रिमिनल डिक्लेयर होता है और फिर उसको अकॉर्डिंगली जो है वो सज़ा मिलती है। अच्छा, ये दोनों के प्रोसीजर का फ़र्क है। अब मैं आपको जो है अभी हम इसको आगे चल के फर्दर भी इसको मैं इलैबोरेट करूँगी। हम जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, हम ज़रा उनको देख लें। जो पहला डिफरेंस है सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में, वो ये है कि क्रिमिनल साइड पर जो लेवल ऑफ प्रूफ है, दैट इज़ मच हायर देन दैट ऑफ सिविल। उससे उसके मुकाबले में, यानी सिविल के मुकाबले में जो क्रिमिनल साइड पर प्रूफ और लेवल ऑफ प्रूफ है, वो बहुत ज़्यादा हायर है। आपको क्रिमिनल साइड पर अगर आप किसी जो है वो आप किसी एलिगेशन को अगर साबित करना चाहते हैं, तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करनी है, जिसके अंदर किसी किस्म का शक व शुबा ना हो। क्योंकि आपने सीवियर पनिशमेंट देनी है ऑफेंडर को। सो इस किस्म की पनिशमेंट देने के लिए कोई क्लियर प्रूफ होना चाहिए, कोई ऐसी बात ना हो कि आप किसी गलत शख्स को जो है सज़ा दे दें और फिर बाद में वो पछतावा। और चूँकि सज़ा यहाँ पर सीवियर है, तो बहुत सी सज़ाएँ ऐसी हैं जिनकी कोई तलाफ़ी भी नहीं हो सकती। किसी शख्स को आपने 10 साल तक कैद में रखा और बाद में कहा, पता चला कि उसके खिलाफ जो है एविडेंस वो सफिशिएंट नहीं थी, या गलत एविडेंस की बुनियाद पर उसको सज़ा दे दी गई, तो आप उसको 10 साल, आप पूरी दुनिया का भी खज़ाना उसको दे दें, तो वो जो 10 साल उसके गुज़र गए, आप वो उसको वापस नहीं दिला सकते। इसलिए क्रिमिनल साइड के ऊपर जो लेवल ऑफ प्रूफ है वो बहुत हायर रखा जाता है, और जहाँ पर शक आ जाए वहाँ पर मुल्ज़िम को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम का भी यही असूल है कि किसी बेगुनाह को सज़ा देने से बेहतर है कि किसी गुनहगार को छोड़ दिया जाए। और अक्सर आपने ये देखा होगा कि क्रिमिनल केसेस के जब फैसले आते हैं, तो ये क्लियर कहा जाता है कि फलाँ-फलाँ को जो है शक की बुनियाद पर छोड़ दिया गया। वो इसीलिए छोड़ दिया गया कि जहाँ पर शक आ जाता है वहाँ पर क्रिमिनल जो है वो पनिशमेंट, वो कन्विक्शन नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत आला दर्जे का आपको प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन सिविल पर ऐसी सिविल साइड पर जो है वो प्रूफ ऑफ लेवल जो सॉरी लेवल ऑफ प्रूफ जो है वो इतना हायर नहीं है, इतना आला दर्जे का नहीं है। जैसे सिविल साइड के ऊपर अगर आपने कुछ ऐसा कोर्ट के सामने कोई ऐसा प्रूफ दे दिया जिससे प्रोबेबिलिटी बनती है कि जो आप कह रही हैं वो सच है, यानी क्लियरली तो नहीं, आपने अगर प्रूफ आप नहीं भी दे सके, प्रोबेबिलिटी अगर आपने पेश कर दी कि ऐसा होगा, यानी प्रोबेबिलिटी मतलब गुमान आपने अदालत के ज़ेहन में पेश उसके सामने कर दिया कि जो आप कह रही हैं वो सच है, या ऐसा हो सकता है, ये जो आपकी बात है वो सच्ची हो सकती है। तो ऐसी सूरत में भी आपको जो है वो आपके केस का फैसला हो सकता है, आपके फ़ेवर में हो सकता है। अगर उस दर्जे की तो नहीं, वैसे तो ऐसा नहीं है कि सिविल साइड पर जो है उसकी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर भी जो है जो अनरिबटेबल एविडेंस, नाकाबिल तरदीद एविडेंस जो है वो आपने कोर्ट के सामने पेश करनी है। लेकिन इतनी दर्जे की आला किस्म की आपको एविडेंस अगर आपके पास ना भी हो, जितनी जो है क्रिमिनल में चाहिए, तो फिर भी आपका जो है आपको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद जो अभी जो दूसरा पॉइंट है दोनों के दरमियान डिफरेंस का, प्रोसिक्यूशन का, अभी मैंने आपसे कहा कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका वो लड़े जाते हैं इन द नेम ऑफ द स्टेट। वो स्टेट खुद उसमें पार्टी होती है, स्टेट पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टेट साइड पर नहीं खड़ी होती। सिविल पे आपको ये सिचुएशन नहीं मिलती। सिविल के अंदर मिस्टर ए ने केस किया, बी के खिलाफ किया, दोनों जो है आपस में लड़ रही है, स्टेट हैज नो कंसर्न विद इट। स्टेट का काम सिर्फ इतना है कि उसने सिविल लॉ बना दिया और उसने पार्टीज के राइट्स और लिबर्टीज को उसने डिफाइन कर दिया, उनकी प्रोटेक्शन दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन में वो दर्ज है, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपका जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
वो आपके सिविल राइट्स को, लिबर्टीज़ को प्रोटेक्शन दे रहा है। सो वहाँ पर जो है स्टेट बस वो बना के उसका काम खत्म। आप आपस में जो आप करते हैं, सिविल लॉ जो है, सिविल केस की सूरत में जो स्टेट है वो इस मामले में वो नहीं आती है। अच्छा, जो तीसरा डिफरेंस है वो पेनल्टीज़ का है। आप क्रिमिनल साइड पे जो पेनल्टीज़ हैं वो ऑफ कोर्स वो सिवियर है। अभी मैंने आपसे कहा वहाँ पर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, 25 इयर्स की पनिशमेंट भी है। फिर वहाँ पर सबसे बढ़ के तो वहाँ पर डेथ सेंटेंस है। और इसके अलावा समटाइम फिजिकल पनिशमेंट जैसे लैशेस भी हैं। आपको कोड़ों की सजाएं जो है वो भी इस तरह की सजाएं भी आपको मिल सकती हैं। तो इस किस्म की पनिशमेंट्स भी क्रिमिनल साइड पर हैं, लेकिन सिविल साइड्स पर इस किस्म की पनिशमेंट्स नहीं है। वहाँ पर जो पनिशमेंट्स का लेवल है वो ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको ज्यादातर पिक्यूनरी पनिशमेंट्स मिलती हैं, जिनको हम कहते हैं डैमेजेस। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि पिक्यूनरी पनिशमेंट जो है वो क्रिमिनल में भी होती है, सिविल में भी होती है। क्रिमिनल साइड पर जब पिक्यूनरी पनिशमेंट मिलती है तो वो फाइन कहलाती है। सिविल साइड पे जब आपको पिक्यूनरी पनिशमेंट मिलती है तो वो डैमेजेस कहलाती है। इसके अलावा दोनों साइड पे जो पेनल्टीज दी जाती हैं उनका जो है उनका मकसद क्या होता है कि क्रिमिनल साइड पे जब आपने पेनल्टी दी है तो आपने एग्रीव्ड पार्टी को एक रिलीफ आपने देना है। क्रिमिनल साइड पे पनिशमेंट देने का मकसद ये होता है कि एग्रीव्ड पार्टी को एक रिलीफ दिया जाए। मतलब मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी का मर्डर कर दिया तो मिस्टर बी तो वापस नहीं आएगा, वो तो चला गया, लेकिन कम से कम उसके घर वालों को एक सुकून मिलना चाहिए। और बड़ी बड़ी बात ये कि पूरी सोसाइटी के ऊपर एक एक हेल्दी इफेक्ट जाना चाहिए कि अगर गलत किया गया था तो देखिए उस गलती को उसने भुगता भी है। अच्छा, जो सिविल साइड पे जो पेनल्टीज मिलती हैं उनका मकसद ये होता है सिर्फ कि आपने जो अपने अपने शहरियों को, अपने सिविलियंस को आपने जो राइट्स और लिबर्टीज दिए हुए हैं आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। और आप अपने शहरियों को इस बात की जो है गारंटी दे रही हैं कि आपने उनके राइट्स को पूरी तरह से आपने प्रोटेक्शन दी और कोई भी उनको जो है डिस्टर्ब उनको उनको नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा दोनों के अंदर एक डिफरेंस जो है वो और जो है वो ये है कि दोनों में जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि क्रिमिनल साइड पे प्रोसिक्यूशन जो है वो उसमें स्टेट खुद जो है वो आगे बढ़ती है, वो एक पार्टी होती है। अगर जिस शख्स को जो जो एग्रीव पार्टी अगर वो पीछे हटना भी चाहे तो स्टेट वहां पर मौजूद है, वो जो है केस को आगे लेके चलती है और दूसरी साइड पे एक्यूज होता है। लेकिन जो क्रिमिनल साइड है, सिविल साइड है, वहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो एक सिविलियंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं होता। फिर जो क्रिमिनल साइड है वहां पर एफआईआर है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन है, फिर चालान है, फिर जो है वहां पर वारंट्स हैं और वहां पर जो इस तरीके से जो है वो वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है और उसके बाद जो है फाइनली कन्विक्शन है। लेकिन सिविल साइड के ऊपर जो है वहाँ पर प्लेंट है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट है और वहाँ पर एफआईआर वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपने प्लेंट पेश करनी है और फिर प्लेंट के ऊपर जो है डिफेंडेंट को सम्मन जो है वो इशू, वहाँ पर भी पार्टी को बुलाया जाता है, यहाँ पर भी बुलाया जाता है। वहाँ पे क्रिमिनल में जो है वो वारंट्स हैं और सिविल में जो है वो सम्मन है, ऑपोजिट पार्टी को बुलाया जाता है और उसका स्टेटमेंट जाना जाता है, फिर एविडेंसेस और फिर फाइनली कन्विक्शन जो भी केस की वर्डिक्ट है वो फिर आती है। अच्छा, एक चीज़ और जो है कि सिविल साइड पर सॉरी क्रिमिनल साइड पर आपको केस के खिलाफ अपील करने का हक, बाज़ औक़ात दूसरी अपील करने का हक भी मिलता है। और एक एक सिचुएशन ऐसी है कि या जहाँ पर आपके पास ये भी राइट होता है कि आप एक एक थर्ड अपील जो है वो भी कर सकती हैं। यानी यहाँ पर आपके पास इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो है मोर देन 2 एपेलेट फोरम्स। ये जैसे मर्डर के केस के अंदर अगर आपने फर्स्ट अपील आपने की हाई कोर्ट में की, सेकंड अपील आपने सुप्रीम कोर्ट में की, तो फिर आप एक रिक्वेस्ट फॉर पार्डन जो है वो आप उसके उससे उससे भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट से। तो वो प्रेसिडेंट के पास आपकी जो तीसरी जो रिक्वेस्ट है पार्डन की, रहम की, तो वो आपकी थर्ड एक 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 आपके लिए एक फोरम और मिल जाता है। लेकिन सिविल साइड पर जो है आप पहली राइट तो
आम तौर पर केसेस के अंदर एज़ अ राइट आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और सेकंड अपील जो है वो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो सीपीसी के अंदर सारा प्रोसीजर जो ग्राउंड्स बताई हुई हैं, अगर आप उन ग्राउंड्स को फुलफिल करते हैं, तो सेकंड अपील भी आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन तीसरी अपील करना, इस तरह का कोई फ़ॉर्म जो है आपको सिविल साइड पर नहीं मिलता। तो इस तरह से जो एपेलेट फ़ॉर्म्स हैं, वो भी उनकी अवेलेबिलिटी भी क्रिमिनल साइड पे आपको ज़्यादा मिलती है, सिविल साइड पे आपको कम मिलती है। तो ये इस तरह से इनके दरमियान जो है वो बेसिक डिफरेंसेस हैं। बाज़ बुक्स के अंदर जो है कुछ डिफरेंट कुछ और भी पॉइंट्स जो है वो डिफरेंस के लिखे हुए होते हैं, जिनमें से एक ये भी होता है कि सीआरपीसी डील्स विद criminal laws and PPC and CRPC they deal with criminal laws, और जो हमारा सीपीसी है दैट डील्स विद सिविल लॉज। लेकिन मेरे नज़दीक ये कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ज़ाहिर है वो सिविल है तो उसके साथ सिविल लॉ ने डील करना है, वो क्रिमिनल है तो उसके साथ क्रिमिनल लॉ ने डील करना है। ये डिफरेंस नहीं है। जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, आप इन्हीं डिफरेंसेस को अगर आप बेसिक डिफरेंसेस ये हैं, आप इनको डिफाइन करें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपको अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और जिन-जिन लेक्चर्स के ऊपर, जिन-जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको फर्दर लेक्चर चाहिए, आप उनके बारे में भी मुझे बताइए। एंड अबव ऑल, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली कर लीजिए, क्योंकि इसका सब्सक्राइब करना आपके अपने लिए, आपके अपने फ़ायदे में है, आपके अपने लिए अच्छा है। तो आप वीडियोज़ देखते रहिए और अपने कमेंट्स भी देते रहिए, ताकि मुझे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आपको आपके सामने चीज़ों को इलैबोरेट करने में मदद मिले, और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।